जय हिंद, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट, आज के क्लास में हम फिर नर्सिंग असिस्टेंट का एक और टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट की कमेंट्स आती है कि मैडम मोर ज़्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करवाइए, तो आज के क्लास में भी हम आपको एक और टेस्ट पेपर सॉल्व करवाएंगे नर्सिंग असिस्टेंट का। तो चलिए नर्सिंग असिस्टेंट का ये जो टेस्ट पेपर है हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए जीके का करेंगे। 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच वन इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? तो दुनिया में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर विक्टोरिया झील, कैस्पियन सागर या फिर ह्यूरन झील? तो इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? कैस्पियन सागर है। नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सागर है इसका मतलब ये नहीं कि ये सी है, इसका नाम है कैस्पियन सी है। और ये इसकी जो लोकेशन है वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स, यूरोप और एशिया के जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके बीच में ये सिचुएटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत और म्यांमार या फिर भारत और नेपाल? तो स्टूडेंट, जो मैकमोहन लाइन है वो किसके बीच में सीमा है? बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चीन के बीच में है। और आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बात भी बता दूँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ कहा जाता है इसको, ना। आप कहोगे कि मैडम एलओसी होती है। एलओसी भी होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर, लेकिन सिर्फ कश्मीर JNK और पाकिस्तान, मतलब सिर्फ ये स्टेट और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन बॉर्डर होती है उसे एलओसी नाम दिया गया है। बाकी रेड क्लिफ है पूरी, कहाँ से? हमारी राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर रीजन तक जो पूरी लाइन है वो रेड क्लिफ लाइन है। भारत और म्यांमार के बीच की जो लाइन है उसे इंडो म्यांमार बॉर्डर कहा जाता है और ये इंडो नेपाल बॉर्डर होती है। तो मैकमोहन लाइन क्या है? इंडिया और चाइना की बॉर्डर का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? क्या वेल है, डॉल्फिन, घड़ियाल या दरियाई घोड़ा? तो डॉल्फिन जो है गंगा में पाई जाती है, ये गंगा की जो डॉल्फिन कहा जाता है, इसे गंगीय डॉल्फिन के नाम से भी ये जानी जाती है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। ये क्या है? हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाने वाली नदी कौन सी है? द रिवर विच इज़ नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो कावेरी नदी है स्टूडेंट, विच इज़ नोन एज द गंगा ऑफ साउथ, ये कहाँ पर? कर्नाटक राज्य जो है, कर्नाटक राज्य ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, कर्नाटक स्टेट से स्टार्ट हुई है ये, उसमें फ्लो होती है, बहती है। और कहाँ से शुरू हुई है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी में तल कावेरी से निकली है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ? अभी मून और अर्थ सभी जगह, चंद्रयान 3 सभी जगह इसकी बातें हो रही है। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, वो है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। या फिर इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, 10 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो ये नंबर भी आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो या ये वैल्यू हो, बोथ आर सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यह किस देश के संविधान से लिया गया है? सभी के हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकार हैं हमारे, जो डिफाइन हैं, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये जो मौलिक अधिकार का कंसेप्ट है ये भारत के संविधान में लिया गया है, लेकिन किस देश से लिया गया है? द फंडामेंटल राइट्स वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? तो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गया? ब्रिटिश या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ये US जो है, US कॉन्स्टिट्यूशन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स, हमारे संविधान में इंक्लूड किए गए हैं, लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रथम महिला IPS अधिकारी, फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर इन इंडिया कौन थी? किरण बेदी। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट डन इन इंडिया? तो पहला जो
न्यूक्लियर टेस्ट था, परमाणु परीक्षण था भारत में, वो 1974 राजस्थान में पोखरण में किया गया था। और इसका जो कोड नेम था, परीक्षण है या फिर ऐसे काम किए जाते हैं उनका कुछ ना कुछ कोड नेम होता, तो इसका जो कोड नेम था स्टूडेंट वो क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन टर्म्ड एज द इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम? मंगलयान 2, ये मंगलयान से रिलेटेड है, गगनयान, चंद्रयान 4 या फिर आदित्य L। तो स्टूडेंट आपको एक बात बता दूं, जो गगनयान है उसे इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम यानी कि मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम का नाम दिया गया है, जिसमें 3 उड़ानें भेजी जाएंगी। तो 3 में से जो 2 उड़ानें होंगी वो विदाउट ह्यूमन की होंगी, जिसमें मानव नहीं बैठेंगे, बिना मानव की उड़ानें होंगी ये, और 1 उड़ान जो होगी उसमें अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। तो उसका क्या नाम है, गगनयान। और हमारा जो देश है 2022 से सोच रहा है कि हम भी जो है अंतरिक्ष यात्री स्पेस में कक्षा में भेजे, तो ये जो गगनयान है इसी कार्यक्रम का नाम है। और स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट बात, आज जो बैच का लिमिटेड ऑफर टाइम है वो खत्म होने वाला है। तो अगर जिन स्टूडेंट ने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो वो बैच को ज्वाइन करके इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि इस ऑफ़र का जो प्राइस है आपको 821 से 599 में ही आपको ये बैच प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके लिए आपको जो कूपन कोड है वो यूज़ करना है इंडिया 599 पेमेंट करते टाइम। तो आपको जो ये बैच है रिड्यूस होकर 599 में मिल जाएगी। तो लिमिटेड टाइम ऑफर आज खत्म होने वाला है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। जो बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश से, तो वो भी इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन कर लेते हैं हम। मैथ्स का 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टफ नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन है एलसीएम निकालना आपको। फाइंड आउट द एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। अब ये जो नंबर आपको दिए हैं स्टूडेंट, 36 डिवाइड बाई 125, 42 डिवाइड बाई 25 और 54 डिवाइड बाई 55। अब ये जो नंबर है ना स्टूडेंट, ये आपको क्या है, फ्रैक्शन में दिए। तो फ्रैक्शन का हम एलसीएम कैसे निकालें? तो जो ऊपर वाले नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ द न्यूमरेटर, उनका आपको निकालना है एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर में नंबर है उनका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो ये मेथड होती है एलसीएम फाइंड आउट करने की। तो चलिए हम 36, 42 और 54 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। तो 2 से डिवाइड करेंगे। मिनिमम ऐसे 2 नंबर होने चाहिए जो 2 से डिवाइड हो जाए, ज़रूरी नहीं है तीनों नंबर ही डिवाइड हों, जैसे 36, 42, 54। इसमें से 2 नंबर भी डिवाइड हो जाएंगे अगर 2 से, तो भी ये क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। वैसे तो तीनों हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अगेन 2 से हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, 3 से ट्राई करते हैं। 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 से हो रहे हैं, चेकआउट कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 हो रहा है, 3 3 ज़ा 9। अब ये नंबर ऐसे मिनिमम 2 नंबर नहीं है जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो, ये 7 से होंगे या तो 3 से होंगे या से 2 से डिवाइड होंगे। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा स्टूडेंट, एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये जो बचे हुए नंबर है वो भी लिखना है, 2 इंटू 7 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 9 चौक 36, 36। और ये हो जाएगा अगेन 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 1 10। फिर इसका साथ में कर देंगे 7 8 ज़ा 56 और 7 1 ज़ा 7, 756 जो आया क्या है इसका एलसीएम आया। चलिए ये तो आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? तो चलिए एचसीएफ भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है मैं हमेशा आपको ट्रिक से बताती हूँ। 1 25 25 55 को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, 25 55 125 और इसका हम डिफरेंस निकालते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 - 5 0, 5 - 2 3 30 और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 5 - 5 0 और 12 - 5 कितना होगा, 7 70। तो मिनिमम नंबर जो होता है वो हम पिकअप करते हैं और इस नंबर से इन सारे नंबरों को डिवाइड करके देखते हैं क्या सारे नंबर 30 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो हम 30 के फैक्टर निकालें। 30 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है वो इसके फैक्टर निकलेंगे। तो 30 खुद से होता है, 30 के बाद ये किस से डिवाइड हो जाता है, 15 से हो जाएगा, 15 से, उसके बाद 10 से हो जाएगा,
6 से हो जाएगा और 5 से हो जाएगा और 3 और 2 से डिवाइड होगा। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं कि 15 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 15 से 25 डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नहीं लेंगे। 10 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं, तो ये भी हम नहीं लेंगे। 6 से डिवाइड हो रहे हैं क्या? सारे नंबर नहीं हो रहे। 5 से डिवाइड हो रहे हैं क्या? 25 25, 5 1 5, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो हमारा जो HCF आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये तो हमारा HCF हो गया। अब हमें इन नंबरों का फाइनल जो आंसर निकालना है LCM, वो क्या होता है हमारा? LCM डिवाइड बाय HCF। तो LCM कितना निकला? 756 है ना, और HCF कितना निकला? यहाँ पर 5 निकला। तो हमारा जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट वो कितना आया? 756 डिवाइड बाय 5। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, डिवाइड में 5 है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। तो इस तरह से आप LCM निकाल सकते हो फ्रैक्शन नंबर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी? अ फेयर कॉइन इज फ्लिप 3 टाइम। तो अगर एक कॉइन को आप 3 टाइम उछालोगे तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स? मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको बतानी है, प्रायिकता बतानी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको बता दूँ, अगर हम दो सिक्के उछालते हैं तो हम कॉम्बिनेशन 2 का बनाते हैं। यहाँ पर 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? या तो हेड हेड टेल आएगा, या फिर हेड टेल हेड आएगा, या टेल हेड टेल आएगा, या टेल टेल हेड आएगा, या फिर हेड 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 आएगा, या फिर तीनों पे टेल आएगा, या फिर एक पे टेल और दूसरे पे हेड आएगा। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है ये बनेंगे। तो स्टूडेंट अभी तो 3 सिक्के ही थे तो चलो हमने बना लिया, 2 सिक्कों में और इजी हो जाता बनाना। तो ऐसे अगर 4 या 5 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो हम कितने आउटपुट निकालेंगे? हम ऐसे कॉम्बिनेशन बना बना के परेशान हो जाएंगे। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, इसका फॉर्मूला है कि 2 की पावर n से आप निकाल सकते हो। 2 की पावर n आपको करना है तो n यहाँ पर क्या है? कितनी बार उछाला जा रहा है? तो कितनी? 3 बार उछाला जा रहा है। 2 की पावर 3 मतलब यहाँ पर 8 कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो क्या बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। एक और कॉम्बिनेशन देखिए हमसे छूट गया है, कोई सा एक कॉम्बिनेशन है जो छूटा हुआ है। तो टोटल यहाँ पर बनेंगे कितने? 8 कॉम्बिनेशन। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें हमारे टोटल कॉम्बिनेशन मिल गए। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी में टोटल चाहिए होता है वो हमें मिल गया। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब 2 हेड ही आना चाहिए। 2 से ज़्यादा मतलब 3 हेड भी नहीं होना चाहिए, एक सिंगल हेड भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड ही होना चाहिए। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पूछी जाती है कि एग्जैक्टली ठीक ठीक वही आना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मैं आपको हर बार क्वेश्चन करवाती हूँ तो उसमें बताती हूँ। तो कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे? आपको जो एक्सपेक्टेड चाहिए, एक्सपेक्टेड आपका कैसे निकलेगा? एक्सपेक्टेड निकलेगा आपके 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के में से क्या आना चाहिए? ठीक ठीक 2 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो ये रहेगी कि 3 में से आपको 2 एग्जैक्टली आना चाहिए। एग्जैक्टली के लिए ही हमने यहाँ पर सी या कॉम्बिनेशन यूज़ किया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करते हैं हर बार बताती हूँ। ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल लिखते हैं, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर जो होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, अगेन 2 फैक्टोरियल। फिर इसको 3 इंटू 2 फैक्टोरियल में मैं ओपन कर लूँगी। 3 माइनस 2 कितना होगा? 1 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर आपका जो एक्सपेक्टेड आउटकम आई स्टूडेंट वो कितनी आ गई? 3 आ गई, है ना। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होती है आपकी एक्सपेक्टेड डिवाइड बाय टोटल। तो एक्सपेक्टेड आपकी कितनी है? 3, और टोटल कितना है आपका? 8। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी स्टूडेंट वो कितनी आएगी? 3 डिवाइड बाय 8। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो ये जो कॉम्बिनेशन इस तरह के अगर पूछे जाए ना कि एग्जैक्टली या फिर कुछ पेयर दे दे, फिक्स कर दे कि ऐसा होना ही कंपलसरी है, तो वहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 4 हो तो फाइंड करना है आपको क्या? 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसकी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट कि अगर इस तरह से दिया हो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू c, और a के साथ कॉस आ जाए और माइनस लग जाए और b के साथ साइन हो जाए,
तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। दैट मीन्स यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाना चाहिए, और ये जो ए था, ए के साथ साइन था, तो ये जो नंबर है कॉस वाला, कॉस यहाँ आ जाना चाहिए, और साइन मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, इंटरचेंज होना चाहिए, और साइन भी क्या होना चाहिए, रिवर्स हो जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर आता है ना स्टूडेंट, वो किसके बराबर आता है, √a² + b² - c²। दिस इज़ द आंसर। ये ट्रिक है, तो ये आपको याद करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट एग्जाम में। इस ट्रिक से आप अपनी नोटबुक में अगर कोई सा भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो तो उसको भी सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर पक्का आएगा। चलिए तो हम आंसर कर लेते हैं। ए क्या है यहाँ पर, ये 2, और बी यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, और सी की वैल्यू है 1/4। ये आपका बी आ जाएगा, है ना। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर - 1/4 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से क्या, 2 × 2 = 4 + 1 - 4 × 4 = 16। तो ये हो जाएगा 5 - 1/16। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 16 × 5 = 80 - 1, ये अंडर रूट में, और 16 भी अंडर रूट में बाहर आएगा। तो किस फॉर्म में, 4 × 4 = 16 होता है, तो बाहर आ जाएगा ये। अब इसको माइनस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 79√/4। तो आपका राइट आंसर क्या आया स्टूडेंट, √79/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आदमी एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है और इसे 15% की हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अ मैन बाय अ साइकिल फॉर द ₹1400 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%, एंड व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। कुछ नहीं, आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कितने में खरीदा, और जितने में खरीदता उसको कॉस्ट प्राइस यानी कि CP कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, वो आपको दे के रखा है। और सेलिंग प्राइस को क्या कहते हैं, SP यानी कि विक्रय मूल्य। और क्वेश्चन में आपको लॉस परसेंटेज दे के रखा है, जिसको L से डिनोट कर रही हूँ मैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है लॉस परसेंटेज का स्टूडेंट, वो क्या होता है, आपको याद करना है, CP - SP / CP × 100। तो जो लॉस परसेंट है उसकी वैल्यू आपको 15 दे के रखी है। CP यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जिसमें वस्तुओं को खरीदा जाता है वो कॉस्ट प्राइस होती है, क्रय मूल्य होता है 1400 रुपये दे के रखा है। SP आपसे पूछी है कितने में बेचा, बेचने वाली जो प्राइस है, सेल करने वाली प्राइस इज नोन एज सेलिंग प्राइस। यहाँ पर 1400 है × 100। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 चौक 60, 15 एकम 15, 16 17 18 19 20 21, ये हो जाएगा आपका 210 इज इक्वल टू 1400 - SP। चलिए और आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो SP हम इधर लेके आ जाते हैं, और 1400 में से 210 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। तो ये 0, 10 - 1 9, और ये 3 माइनस हुआ तो 1 1। तो सेलिंग प्राइस कितनी आई स्टूडेंट, 1190 रुपये, 1190 रुपीज़। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पुटअप करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि किसी वृत्त का व्यास इतना देके रखा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर देन व्हाट इट्स एरिया। तो हमें पता है एरिया ऑफ द सर्कल यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, πr²। अब आर तो है नहीं, हमें तो सिर्फ डायमीटर दिख रखा है, तो डायमीटर का हाफ करते हैं ना तो क्या आ जाता है आर। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए d/2 कर लेते हैं, 14 / 2 यानी कि 7। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22 / 7, और आर कितना हो निकाला है हमने, फाइंड आउट किया है 7 × 7², इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई, 7 से 7 कैंसिल, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 और एक 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं इस तरह से। तो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सेक्शन फिजिक्स का 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। क्वेश्चन है पार्सेक एंड लाइट ईयर आर द यूनिट्स ऑफ। पार्सेक एवं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, क्या समय की है, मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल की है, डिस्टेंस यानी कि दूरी की है, ब्राइटनेस ऑफ द लाइट प्रकाश की चमक की है। तो स्टूडेंट किसकी यूनिट्स हैं ये पार्सेक। पार्सेक अगर नहीं भी पता तो लाइट ईयर तो सभी को पता होगी, डिस्टेंस की दूरी, लेकिन खगोलीय दूरी, अब ये खगोलीय दूरी क्या होती है, तो यूनिवर्स में हम जो डिस्टेंस मेज़र करते हैं जैसे ग्रहों से ग्रहों तक की, तो ये ज़्यादा लंबी लंबी जो डिस्टेंस होती है
उसको मेजर करने की यूनिट्स होती है लाइट ईयर और पार्सेक। व्हाट क्वांटिटी इज डिफाइंड बाय द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? बल, आवेग, संवेग या फिर त्वरण? तो किसको डिफाइन करता है स्टूडेंट? न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु मूवेबल है तो मूवेबल ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दिया जाता। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग it still moving, and when a body is in rest it will still in rest, otherwise a external force is not applied on it। ये कहता है न्यूटन का पहला नियम। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये किसको डिफाइन कर रहा है? बल को। तो राइट आंसर क्या हुआ? बल। मतलब ये किसको डिफाइन कर रहा है? न्यूटन का पहला नियम बल को। एक तो बल की डेफिनेशन देता है और एक इनर्शिया, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। जड़त्व, जड़त्व भी क्या है? न्यूटन का पहला नियम ही जड़त्व का नियम या फिर जड़त्व को डिफाइन करता है। तो ये दोनों करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल देन व्हाट विल बी द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी? यदि किसी गतिशील पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी पिंड की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? 1/2mv²। किस किस पर डिपेंड करती है? द्रव्यमान और वेग, मास और वेलोसिटी पर। हम मान लेते हैं हम नई का एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी ke' है। 1/2 में कोई चेंज नहीं, द्रव्यमान में इन्होंने कोई चेंज करने के लिए नहीं बोला है इसलिए m ही मानेंगे। वेलोसिटी को इन्होंने क्या कर दिया? डबल। चलिए 2v का हम डबल कर देते हैं। डबल कर दिया, दोनों का रेशो ले लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ke डिवाइड बाय ke' क्या मिलेगा हमें? v², 4v²। v² से v² भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ke' की जो वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट 4ke। दैट मीन्स जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है उसकी क्या हो जाएगी? 4 टाइम हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मून्स ग्रेविटी? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के लगभग बराबर है? लगभग कितना है? पृथ्वी का कितना है? तो हमें पता है, हम बहुत बार ये फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं स्टूडेंट, कि जो गुरुत्वीय त्वरण है मून पर वो अर्थ पर जितना भी होगा उसका 1/6 होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का गुरुत्वाकर्षण का कितना? 1/6 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1/6 होता है। मून पर पृथ्वी का 1/6 होता है। मतलब क्या होता है? कम ही होता है। ये ज़्यादा होता है पृथ्वी पर और मून पर कम होता है, इसलिए मून पर जो चीज़ें हमें हल्की फील होती है, लाइट फील होती है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टेथोस्कोप इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ द साउंड? स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप को हम जब कान में लगाते हैं स्टूडेंट, तो साउंड वेव्स, मतलब जो साउंड है वो, जैसे हार्ट बीट हम सुन रहे हैं तो हार्ट बीट से साउंड प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस हमारे कान तक जाता है, वो जो है सिग्नल आता है और फिर जाता है। तो ये क्या होता है? परावर्तित हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन का जो रूल है, नियम है, जिसमें वस्तु क्या होती है कि आपतित होती है और किसी सरफेस से टकराकर फिर से क्या हो जाती है? उसी रास्ते में लौट जाती है। इसे परावर्तन का नियम कहते हैं। तो ये जो परावर्तन का नियम है यही रिस्पॉन्सिबल है, कि यही प्रिंसिपल है स्टेथोस्कोप का। चलिए नेक्स्ट जो है सेक्शन आपका बायोलॉजी का है। 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 मार्क्स के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये आपका पार्ट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा मार्क्स यहाँ से आप गेन कर सकते हो। आपका मेन सब्जेक्ट भी है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। किस विटामिन के 3 सक्रिय रूप है? रेटिनल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड। विच विटामिन हैज़ 3 एक्टिव फॉर्म्स? रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड। तो किसे कहा जाता है स्टूडेंट? विटामिन ए के ये नाम है। विटामिन ए को ही रेटिनॉल, रेटिनल कहा जाता है। और विटामिन ए से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। छाती के बीच में स्थित छोटी चपटी हड्डी जो हंसली और पसलियों से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? द स्मॉल फ्लैट बोन लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चेस्ट दैट आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकल्स एंड रिब्स। तो इस तरह की हड्डी होती है स्टूडेंट ये। यहाँ पर आकर सारी हमारी रिब्स क्या होती है? सारी तो नहीं, सारी में से कुछ रिब्स जो होती हैं, अपर रिब्स, ये हमारी यहाँ पर जॉइन हो जाती है। और जो कंधे की हड्डी होती है वो भी यहाँ पर पीछे वाले पार्ट में जॉइंट होती है, जिसे हंसली कहते हैं। तो ये जो बोन होती है इसे क्या कहते हैं? स्टेर्नम, यानी कि उरोस्थी।
इससे जुड़ी हुई होती है हमारी पसलियाँ। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। श्वास नली द्वारा श्वसन किस में होता है? रेस्पिरेशन थ्रू द ट्रेकिया टेक्स प्लेस इन। तो ट्रेकिया हमें पता है, जब हम और खाना निगलते हैं और हमारी सांस जाती है, वो वाला कॉमन पार्ट के नीचे वाला पार्ट होता है ट्रेकिया। तो इन सभी में किस में ट्रेकिया से श्वसन किया जाता है? तो फ्रॉग जो होता है स्टूडेंट, वो स्किन एंड लंग्स, फेफड़ों और हमारी जो चमड़ी होती है दोनों से सांस लेता है। इसकी अलग अलग स्टेज होती है। जब ये छोटा होता है तो स्किन से, और जब बड़ा हो जाता है तो, जब ये छोटा होता है तो लंग से, और जब बड़ा हो जाता है तो स्किन से ये क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है, श्वास लेता है। फिश का सभी को पता है गिल्स यानी कि गलफड़ों से सांस लेती है। केंचुआ मोइस्ट स्किन मतलब ये भी नरम और नमी वाली चमड़ी होती है, उसी से क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। कीड़ों में जो श्वसन होता है वो ट्रेकिया यानी कि श्वास नली के द्वारा श्वसन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। तो हमारी सेल्स में कौन कौन से बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोम्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट हमारी सेल्स में नहीं तो प्लांट सेल्स में होता है। तो इनमें से कौन से पार्ट में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है? तो बहुत छोटे छोटे से आपको छेद मिलेंगे, स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिन्हें क्या कहा जाता है? राइबोसोम्स कहा जाता है। इनमें क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है। न्यूक्लियस में हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा पूरा जो है सेंटर होता है, सेल को कंट्रोल करता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? सुसाइडल बैग होते हैं जो टूटी फूटी कोशिकाओं को या फिर जो भी कोशिका के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, खा जाता है। हरित लवक ये क्लोरोप्लास्ट खाना बनाने के लिए यूज़ होता है, प्लांट में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। छोटी आंत की आंतरिक परत में अंगुलियों जैसी संरचनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? व्हाट आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगी, इन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेल? नो। टिश्यू? नहीं। ब्रोंकाई हमारे लंग्स में पाई जाती है। विलाई कहा जाता है। और विलाई का क्या काम होता है? ये पचे हुए जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, डाइजेस्टेड फूड जैसे कि अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैट्स, इनको सबको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब भी करता है, अवशोषित कर लेता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा नर्सिंग असिस्टेंट का टेस्ट पेपर, जिसमें हमने हाफ पेपर ही सॉल्व किया है। नेक्स्ट हाफ जो पेपर है हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जिसमें आपके केमिस्ट्री और बचे हुए बायोलॉजी के क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आप इसी तरह के नर्सिंग असिस्टेंट के और ज़्यादा टेस्ट पेपर सिंप्लीफाई करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, तो हमारी जो प्ले लिस्ट है उसको फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको नर्सिंग असिस्टेंट के और ज़्यादा टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं और अपनी एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो मिलते हैं स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।